नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त 24 की खबर में तमाम अहम सियासी खबरें लेकर 2024 तक असर डालने वाली। आइए शुरुआत। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा, आजादी के बाद शायद ही कांग्रेस की कोई सरकार रही हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों। यहां तक कि उनके मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी। आपने बीजेपी सरकार को भी देखा है, कोई भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि बीजेपी के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों या किसी को जेल की हवा खानी पड़ी। करते हुए लंबे समय तक देखा है। आजादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज न लगा हो। यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स को भी करप्शन के चार्जेज में जेल की हवा खानी पड़ी है। मेरी बहनों भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी आपने देखा है और यह मोदी जी के नेतृत्व में 9-9.5 वर्षों से गवर्नमेंट काम कर रही है। इस गवर्नमेंट को भी आपने देखा है। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि बीजेपी के गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की लहर चल रही है, ये मैं महसूस कर रहा हूं। मैं अपील यही करना चाहता हूं कि सभी मतदान ज्यादा करें। मुझे यकीन है कि इस बार हमारी सरकार फिर से वापस आएगी। तो वोटर्स के दिल में जगह पुख्ता करने की कवायद लगातार जारी है राजस्थान में और इसके लिए कोई भी दिग्गज किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने की अपील की। पूरे प्रदेश के अंदर लहर चल रही है कांग्रेस की, वो मैं महसूस करता हूँ। गांव के गांव जो है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, अनुभव कहता है कि जो लोग जाके आए हैं उनको खुद का आश्चर्य हो रहा है। हम तो गए थे गांव में, पता नहीं गांव तो पूरा हमारा बीजेपी का है और मैं कांग्रेसी हूँ, तो क्या तो बात करेंगे। राजस्थान के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि 2019 में 2014 का रिकॉर्ड टूटा, अब जनता 2024 में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो सभी दिग्गजों के राजस्थान में जनता को लुभाने की कवायद तेज है। सभी अपने अपने बयानों के जरिए, अपनी अपनी कोशिशों के जरिए राजस्थान के वोटर्स को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो राजस्थान की भ्रष्टाचार और युवाओं को भेदभाव और झूठे वायदे करने वाली ऐसी सरकार से मुक्ति मिलेगी और राजस्थान में फिर एक बार कमल खिलेगा। वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी लहर एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जहां पे भाजपा की सरकारें बनी। 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत किसी सरकार को मिला। 2019 में 14 का रिकॉर्ड टूटा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की, व्यक्तिगत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रचार में दम नहीं था और राजस्थान में सचिन पायलट ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया और राजनीतिक विरोधियों पर मुद्दे की राजनीति करने की नसीहत भी दे डाली। राजस्थान में बड़ा लंबा हुआ कैंपेन, लेकिन मुझे लगा हमारी तरफ से बड़ा सकारात्मक था। बीजेपी ने ज़रूर कोशिश करी इसको पर्सनलाइज करने की, व्यक्तिगत करने की और भावनात्मक मुद्दों को छेड़ने की, लेकिन मुझे लगता है उनका कैंपेन दम नहीं पकड़ा और पब्लिक का मूड बना चुकी है। कल जो मतदान होगा मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में होगा। लेकिन आपको नहीं, ऐसा है, देखो राजस्थान में 8 करोड़ लोग रहते हैं और जब सरकार बनती है तो सबका समर्थन मिलता है। अब चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, सब लोगों को साधने की कोशिश करनी चाहिए और मुझे लगता है कि जातिगत राजनीति या धर्म के आधार पर। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2013 में जब भाजपा को 163 सीटें मिली थी और कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करंट महसूस हुआ था। तब वो ये भाप नहीं पाए थे कि वो जो करंट महसूस कर रहे थे वो उनकी सरकार को हटाने की सुनामी थी। अभी भी ऐसी ही स्थिति। सुनते उन्होंने क्या कहा। अंडर करंट है और अंडर करंट अगर आता है तो राजस्थान में सरकार हम रिपीट कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि वाकई अंडर करंट है? 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी को 163 सीट मिली थी और कांग्रेस 21 पर सिमट गई थी, तब भी उनको अंडर करंट महसूस हो रहा था, लेकिन वो शायद ये भांपने में विफल रहे कि वो जो स्पंदन वो महसूस कर रहे थे करंट का, वो नीचे सुनामी उनकी सरकार को हटाने के लिए चल रही थी। हरियाणा बीजेपी की दूसरे दौर की बैठक के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। हरियाणा बीजेपी की दूसरे दौर की बैठक में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पहुंचे थे और दूसरे दौर की बैठक में विस्तार से विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा हुई। यात्रा को कामयाब कैसे बनाया जाए और कैसे 2024 का चुनाव जीत के लिए आसान किया जाए, इन सब मामलात पर भी तफसील से चर्चा हुई। कह रही हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव है उसको गंभीरता से लेती है। आपने देखा है पीछे ऐसे हमारे संगठन के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत संगठन है। धनखड़ जी ने जो पन्ना प्रमुख काफी किए हैं और मनोहर लाल जी की जो हमारी नीतियां हैं, वो नीतियां जन जन तक जा रही है, उसका लाभ मिल रहा है। ये पहली बार है कि जीरो ग्राउंड के ऊपर दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है और उसको जोड़ करके उसको खुशहाल किया जा रहा है। ये पहली बार है, नहीं तो कांग्रेस के अंदर तो खाली बात होती थी। मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई। हम ही किसी शख्स के बारे में नहीं बोल रहे, भाजपा को ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। आप बनारस जाइए और समझ लीजिए कि पनौती शब्द का मतलब क्या है। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। बीजेपी में पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं? आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए। चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके बयान पर कारण बताओ नोटिस जारी करने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, राहुल गांधी और उनके परिवार का काम देश के फैसलों के खिलाफ गाली देना है। तो चुनाव के माहौल में एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने का सिलसिला तेज है। अब केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल और उनके परिवार को लेकर उन्होंने कहा कि इनका काम देश के फैसलों के खिलाफ गाली देना है। सुनते उन्होंने क्या। देश की निर्णय के खिलाफ गाली देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी दया के पात्र नहीं है। वो देश की गरीबों की, वंचित वर्गों की आशीर्वाद से 2014 और 2019 में देश की सेवा कर रहे हैं। उसकी पहले वे गुजरात की दशकों तक सेवा करने का सफलता के साथ सेवा किए हैं। कांग्रेस पार्टी को जो सामंतवादी लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनकी पेट में पीड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की तरफ से की गई टिप्पणी पर बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने राहुल गांधी के बयान पर ऐतराज जताया। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नोटिस का जवाब दिया जाएगा। यहां चुनाव प्रचार के दौरान 5 राज्यों के उनके मुख्यमंत्री और नेता लोग आए हुए हैं। उन्होंने क्या क्या बोला है ये मालूम है क्या? बता दें आपको कि प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर बीजेपी ने काफी सख्त ऐतराज जताया और इसे लेकर चुनाव आयोग जाने की बात कही है। इसी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया का इजहार किया। बिना एक बात है, नोटिस जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या बोले हैं हमारे केंद्रीय नेता लोग, क्या क्या नहीं बोले हैं। जो 5 मुख्यमंत्री आए हैं, बाकी नेता भी आए हैं, तो सबको मालूम है कि क्या बोल के गए यहाँ पर। इसलिए नोटिस तो कोई दे सकते हैं, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं। हजारों करोड़ रुपए की लूट करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोटाला किया। अब जब उनकी संपत्ति जब्त की गई है तो कांग्रेस तड़प रही।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हैं और अब ईडी ने उनकी संपत्ति को भी जब्त किया है, जो अपने आप में दिखाता है कि हजारों करोड़ रुपए की लूट कैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ये बड़ा घोटाला किया। और एक नहीं, इसके अनेकों उदाहरण हैं। कैसे राज्यों की सरकारों के लाभ भी उठाए, हजारों करोड़ की संपत्तियां बनाई और अब जब उसको जब्त किया गया है तो कांग्रेस तड़प। तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि केंद्र सरकार और यहां की राज्य सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई का कितना बोझ आप पर है। तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी। तो चुनाव के माहौल में वायदों की झड़ी लगाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस की नजर तेलंगाना पर भी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां पहुंचकर महंगाई का मुद्दा उठाया। सुनते उन्होंने क्या क्या वादे किए। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आजकल केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। हमने तय किया है कि हर महीने आपको 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे उनके खातों में। तेलंगाना के निजामाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि पिछले 7 साल में टीएसपीएससी की परीक्षा की 6 श्रेणियों में परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। हमने तय किया है कि हम तेलंगाना में 2.5 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे। पेपर लीक मामले के आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। मित्रों, पिछले 7 साल में टीएसपीएससी की परीक्षा में 6 कैटेगरी में पेपर लीक हुए और केसीआर का पेट का पानी नहीं हिलता है। हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से मेरिट पर नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है वो सारे। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए मिशन 2024 में हरियाणा बीजेपी जुट चुकी है। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की पहले दौर की बैठक खत्म हुई। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के बारे में जानकारी दी। मैंने एक शब्द कहा है, विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा। अब ये सारा का सारा इकट्ठा चलेगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य था कि गांव के अंदर कोई व्यक्ति छूट न जाए। मैं स्वयं जनसंवाद के कार्यक्रमों में रहा हूं, मैंने स्वयं जनसंवाद के कार्यक्रम किए। जब मैं गांव के अंदर जाकर के इस बात को पूछता हूं कि कोई व्यक्ति अगर छूटा है वो हाथ खड़ा करे, या किसी के टेक्निकल गलती के कारण उसकी इनकम ज्यादा बढ़ी गई है और वो पात्र व्यक्ति है, उसको लाभ मिलना चाहिए, उसका बीपीएल बढ़ना चाहिए, उसका आयुष्मान बढ़ना चाहिए, तो उसकी एप्लीकेशन और उसको करने का काम वो वहीं मौके पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। हरियाणा बीजेपी के नेता भी इस संकल्प यात्रा को कामयाब बनाने पर मंथन कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्र सरकार की खूब तारीफ की और संकल्प यात्रा पर तफसील से बात की। देखिए, एक काम हो तो बताऊं, इन 9 सालों में देश में प्रदेश में जो विकास के काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे वो गांव के लिए हो, गरीब के लिए हो, किसान के लिए हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, मतलब किसी भी क्षेत्र में हो, ऐतिहासिक काम हुए, तभी तो देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है दुनिया की। देखिए, एक काम हो तो बताऊं, इन 9 सालों में देश में प्रदेश में जो विकास के काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए, चाहे वो गांव के लिए हो, गरीब के लिए हो, किसान के लिए हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों। करनाल से बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि चंद्रयान की कामयाबी एक कल्पना थी, लेकिन अब भारत दुनिया से लेने वाला नहीं बल्कि दुनिया को देने वाला देश
बन चुका है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर मैं अपने बाल्यकाल को देखूं, अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखूं, अपनी कॉलेज लाइफ को देखूं, यहाँ तक भी पहुँचना एक सपना लगता था, असंभव लगता था कि कभी चंद्रयान हिंदुस्तान का साउथ पोल पर दुनिया में सबसे पहला उतरेगा, ये कल्पना लगता था। आज हिंदुस्तान सामरिक क्षेत्र में इतने हथियार बनाएगा कि पूरी दुनिया से जब वो मांगा करता था हथियार, और आज देने वालों की कतार में आ गया। लोगों से फंड्स मांगा करता था, पैसा मांगा करता था कि जब थोड़े बहुत इकोनॉमिक हालात डामाडोल होते थे हिंदुस्तान के, पैसा मांगता था। आज हिंदुस्तान वो मदद करने। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने कहा कि जन जन तक योजनाएं पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जाएगी। बता दें आपको कि आज बीजेपी की बेहद अहम बैठक थी, जिस दौरान सभी बीजेपी नेताओं ने बीजेपी की संकल्प यात्रा को लेकर तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं के जरिए देश भर में बीजेपी की केंद्र की और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन नीतियों को पहुंचाया जाएगा। उन नीतियों से लोगों ने क्या फायदे उठाए हैं ये भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साल का जो कार्यकाल है केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, वो जन जन तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा ही माध्यम है, क्योंकि आज लोग IT पर विश्वास करते हैं, मीडिया पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए जन जन तक ये सारी योजनाएं पहुँचे कि केंद्र में देश के प्रधानमंत्री ने चाहे आर्थिक दृष्टि से देश की पहचान कराई है। जहाँ पर 15वें स्थान पे थे, आज 5वें स्थान पर पहुँच गए। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा भी इस बैठक के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने बेहतर काम किए हैं। सुनते हैं अरविंद शर्मा ने क्या कहा, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में किस तरह से जानकारी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में, लगभग 9 साल में, हर कैटेगरी के लिए, किसानों के लिए, खेतिहर मजदूर, गरीब, दलित, हर एक कैटेगरी के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, शहीदों के लिए, व्यापारी, छोटे बड़े उद्योगपति, सबकी हर कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए, आप देखें कितना बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने काम जो हुए हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग धन्यवाद कर रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व सरकारों की आलोचना की तो बीजेपी सरकार की तारीफ की। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार की किन नीतियों से किसको क्या फायदा हो रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने पहले की तमाम सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन सरकारों के वक्त लोगों को सुकून नहीं था। हरियाणा सरकार ने एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले की सरकारों में क्या होता था कि जो राजनीतिक नेताओं के चहेते जो है योजनाओं का लाभ उठाते थे, और अब जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय परिवारों की छटनी की, उनके लिए अलग से योजनाएं लेके आए और मेले लगा करके उनको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। तो एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीति की है, जिसमें जो गरीब और अमीर की खाई है उसको पाटने का काम किया है। तो जनता में पहली बार समझ रहे हैं कि बगैर भेदभाव। हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने युवाओं को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में युवाओं का भविष्य खूब संवरा है। अगर हम बात करें आज से 15-20 साल पहले की, आज 2023 चल रहा है, तो अगर हम 2004-05 की बात करें, 2004 में जब ओलंपिक्स हुई तो उस समय कहाँ देश स्टैंड करता था और आज कहाँ स्टैंड कर रहा है। और हमारे युवा जो हैं, चाहे वो खेलों की बात हो, चाहे वो आत्मनिर्भर की बात हो, चाहे वो कोई भी काम करने की बात हो, चाहे वो इंजीनियर के रूप में हो, स्टडी के रूप में हो, चाहे कोई नई खोज निकालने के रूप में हो, साइंटिस्ट के रूप में हो, तो युवा जो है देश का बहुत बढ़ रहा है। अगर हम बात करें आज से 15-20 साल पहले की, आज 2023 चल रहा है, तो अगर हम 2004-05 की बात करें, 2004 में जब ओलंपिक्स हुई तो उस समय कहाँ देश स्टैंड करता था और आज कहाँ स्टैंड कर रहा है।
पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने तो कांग्रेस पर जमकर सियासी वार किए और कहा कि कांग्रेस ने जनता को खूब उल्लू बनाया। महिपाल ढांडा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस की तमाम और वादों पर भी ये तमाम बातें कही कि कांग्रेस ने किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में जनता को सिर्फ लूटने का काम किया। का समय में चुनाव आने वाले, पहले संकल्प भाई साहब, हम लोग जब भी चुनाव की बात छोड़ दिए, जब हम लोग चुनाव में भी नहीं थे, हमारी सरकार भी नहीं थी, तब भी हम लोग एक ही संकल्प लेकर चलते थे कि भारत माता की जय। भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश था, सर्वश्रेष्ठ देश है और ये बना रहे। इसके लिए हम लोगों ने अपनी पार्टी के हिसाब से जो भी हमारा एजेंडा थे, हमने हर एजेंडे के ऊपर काम किया है। हम कोई कांग्रेस की तरह थोड़ी नहीं है कि झूठ बोल के हिंदुस्तान की जनता का उल्लू बना दे और उल्लू बनाकर ने उनको ठग। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में रहने का इंतजाम कर चुके हैं। विधानसभा में अनोखा प्रदर्शन करने वाले एनआईटी विधानसभा से विधायक नीरज शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाया। विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि उन्होंने विधानसभा सत्र में प्रश्न भी लगाया है और 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक अमेरिका में श्री राम कथा करने जा रहे हैं। अगर इलाके की जनता के लिए पैसे अलॉट नहीं किए गए तो विधानसभा सत्र में अपने कपड़े त्यागने का ऐलान किया है नीरज शर्मा ने। ये मैंने प्रश्न भी लगाया है और मैं सरकार को ये चेताना भी चाहता हूँ कि आपको बार बार मुझे परेशान करके क्यों आनंद आ रहा है। और ये नीरज शर्मा की प्रतिज्ञा है, अब राम कथा करने जा रहा हूँ अमेरिका। अगर जो सरकार ने सेशन तक मेरी विधानसभा के लिए 28 करोड़ रुपए नहीं दिए और मुझे कुछ भी होता है, उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सरकार की होगी। नीरज शर्मा इस विधानसभा सत्र के अंदर सिर्फ 2 गज कपड़े के अंदर वापस आएगा। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर बड़ा तंज किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर नेता मंच पर इकट्ठे नहीं बैठ सकते। नेताओं को अलग अलग करने के लिए भी कांग्रेस को अलग टीम बनानी पड़ती है। तो चुनावी माहौल में अपने सियासी विरोधियों को बख्शने के मूड में कोई नजर नहीं आता। नायब सिंह सैनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी अपनी विरोधी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस की गुटबाजी पर ये तमाम बातें कही हैं। अपने तरीके से अपनी योजना बनाता है, परंतु कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का उनका संगठन है वो मंच पर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। इकट्ठा अगर बैठते हैं तो वहीं जनता के सामने स्थितियां खराब हो जाती हैं। उनको अलग अलग करने के लिए भी एक अलग टीम कांग्रेस को बनानी पड़ती है। वही जन आक्रोश कांग्रेस के अंदर है। मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का उत्साह। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम में विधायकों को वोटिंग का अधिकार क्या मिला, बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई तो बीजेपी के विधायक राकेश जम्वाल का तीखा वार सामने आया। बीजेपी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। कांग्रेस की मंशा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना है। में कांग्रेस की वर्तमान की सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का टेन्योर 2.5 वर्ष का रहता है। 2.5 वर्ष के बाद फिर से नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। अक्टूबर महीने के लगभग 12 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में 4 कॉरपोरेशन, 4 नगर निगम, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। लेकिन पिछले 1.5 महीने हिमाचल प्रदेश में नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब कहीं वोटिंग के दौरान बराबरी हुई तो उस स्थिति में ही वोट किया जाएगा, वरना नहीं करेंगे वोट। और दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा के बयान से कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने किनारा किया। सुनते इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी उन्होंने। किसी की ज्यादा है या एक बड़ा जो एक कम है तो उसको ये नहीं है। वो तो है कि डिसाइसिव वोट जब है उसका कि जब बराबर का हो जाए तभी अपना वोट डालेगा, अदरवाइज नहीं डालेगा। सर, जो अभी नोटिस हुई कि आप जब अगर बराबर आ गए दोनों पक्ष, उसमें वोट पड़ेगा उनका या ऐसे भी उनका वोट कास्ट? ऐसे नहीं होगा, बराबर में इसी में आएगा जब डिसाइसिव वोट होगा।
जब जरूरत पड़ेगी तभी एक्सरसाइज करेगा। आगे क्यों करेगा? आगे क्या लेगा वो कर। अगर मेजॉरिटी किसी की ज़्यादा है। ये तमाम खबरों के साथ फिलहाल 24 की खबर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबर के साथ।